हेलो बच्चों, देखिए कक्षा 9 विज्ञान में हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है खाद्य संसाधनों में सुधार। चैप्टर नंबर 18 इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। देखिए बच्चों, मैंने कल भी आपको बताया था कि आज जो है हमारी बुक कंप्लीट हो जाएगी और फिर हम इसका स्टार्टिंग से रिवीजन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए इस चैप्टर में हमने खाद्य संसाधनों में सुधार के बारे में पढ़ा था। सबसे पहले हमने इसमें पढ़ा था फसलों का वर्गीकरण। ठीक है, फसल उत्पादन में सुधार, फसल की किस्म में सुधार के कारक, फसल उत्पादन प्रबंधन। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था सिंचाई, फसल सुरक्षा प्रबंधन, फसलों के रोग। ठीक है, और कल बच्चों हमने पढ़ा था पशुपालन। कल हमने पढ़ा था बच्चों पशुपालन। ठीक है, और आज जो हम पढ़ने वाले थे, मैंने बच्चों आपको बताया था मत्स्य पालन के बारे में पढ़ने वाले थे। आज किसके बारे में? मत्स्य पालन। मत्स्य होता मछली, मछलियों का पालना हमारे जीवन में क्या उपयोगी होता है, तो आज हम इसके बारे में देखिए पढ़ने वाले हैं। आइए, हमारे भोजन में मछली प्रोटीन का एक समृद्ध स्रोत है। मछली उत्पादन में पंखयुक्त मछलियाँ तथा कवचीय मछलियाँ जैसे झींगा तथा मोलस्क सम्मिलित है। मछली प्राप्त करने की दो विधियाँ हैं। देखिए, मछली जो होती है हमारे भोजन में एक प्रोटीन का मुख्य स्रोत होती है। अगर प्रोटीन हमें प्राप्त, मतलब मछली से जो है हमें प्रोटीन प्राप्त होता है। और मछली पंखयुक्त भी होती हैं और कवचयुक्त भी होती हैं, जिनके कुछ के कवच होते हैं और किनके पंख होते हैं। देखिए जैसे झींगा यहाँ पर और मोलस्क सम्मिलित होते हैं। और मछली प्राप्त करने की दो विधियाँ यहाँ पर दिखाई गई हैं। नंबर 1 है प्राकृतिक स्रोत से मछली पकड़ना। जो प्राकृतिक स्रोत होते हैं, जो जिसे हम पहले करते थे कि यह प्राकृतिक स्रोतों से मछली प्राप्त करने की कैसी विधि है। इनके स्रोत समुद्री जल तथा ताज़ा जल दोनों हैं। इसमें क्या होता है, इसे आप समुद्री जल हो या ताज़ा जल हो, दोनों में से मछलियों को पकड़ा जा सकता है। जैसे समुद्र मत्स्यिकी, जो हमारे पास मरीन फिशर्स होते हैं, उनके बारे में देखिए। भारत का समुद्री मछली संसाधन क्षेत्र 7500 किलोमीटर समुद्री तट तथा इसके अतिरिक्त समुद्र की गहराई तक है। सर्वाधिक प्रचलित समुद्री मछलियाँ पॉम्फ्रेट, मैरकल, टूना, साराडाइन तथा बाम्बेट है। समुद्र मछली पकड़ने के लिए विभिन्न प्रकार के जालों का उपयोग मछली पकड़ने वाली नावों से किया जाता है। तो देखिए पहले भी आप जानते हो कि मछलियों को पकड़ने के लिए क्या किया जाता है, जालों का उपयोग किया जाता है। तो यहीं पे ये बताया गया जो समुद्र जो की हमारी लंबाई है वो कितनी दूर तक फैला हुआ है, 7500 किलोमीटर दूरी तक फैला हुआ, और उसकी गहराई होगी अलग। तो उसमें अगर हमने मछली को पकड़ना होता है तो उसके लिए हमें जाल का उपयोग करना पड़ता है और उन नावों से जाकर जालों का उपयोग किया जाता है। जैसे नंबर 1 है पंखयुक्त मछलियाँ, मैलूट, भेटकी, पर्ल स्पॉट आदि। कवचीय मछली कौन सी होती हैं? झींगा, मत्सल, ओएस्टर एवं समुद्री खरपतवार। जितनी उसमें मछलियाँ पाई जाती हैं वो कवचयुक्त पाई जाती है। उसके बाद देखिए, ओएस्टर का सर्वाधन मोतियों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। जो ओस्टर मछली होती है सर्वाधन किसके लिए प्राप्त की जाती है? मोतियों के लिए। सैटेलाइट तथा प्रतिध्वनि गंभीरता मापी से खुले समुद्र में मछलियों के बड़े समूह का पता लगाया जा सकता है सैटेलाइट के द्वारा या प्रतिध्वनि गंभीरता के द्वारा। जो मापने वाले यंत्र होता है उसके द्वारा समुद्र में मछलियों के बड़े समूह का पता लगाया जा सकता है तथा इन सूचनाओं का उपयोग कर मछली का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। इसके अनुसार क्या करते हैं, हम मछलियों का उत्पादन बढ़ा सकते हैं, क्योंकि मछली हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होती है। ठीक है बच्चों, उसके आगे देखिए अंतःस्थलीय मत्स्य क्या है। अंतःस्थलीय मत्स्य यहाँ पे देखिए टॉपिक दिया हुआ है। इससे ताजे जल व खारे जल के स्रोतों से मछली उत्पादन किया जाता है। जो ताज़ा जल होता है, खारा जल होता है। जल के स्रोत नाले, तालाब, पोखर तथा नदियाँ हैं। खारे जल के संसाधन वे हैं जहाँ समुद्री जल तथा ताज़ा जल मिश्रित होते हैं। देखिए नदीमुख लैंगन भी महत्वपूर्ण मत्स्य भंडार है। देखिए जो हमारे पास खारा जल क्या होता है, जैसे तालाब, पोखर तथा नदियाँ होती हैं, ये अन्य स्थान होते हैं जहाँ पर भी मछली पाई जाती है। यहाँ से भी हम मछली का उत्पादन कर सकते हैं। इन स्रोतों से अधिकांश मछली उत्पादन जल संवर्धन द्वारा ही होता है। मछली संवर्धन कभी कभी धान की फसल के साथ भी किया जाता है। इसे धान की फसल को जल की उच्च मात्रा में मछलियों को भोजन प्राप्त होता है। इससे क्या होता है, मछलियों को भी भोजन प्राप्त हो जाता है और मछलियों का उत्पादन भी बढ़ जाता है। ये समुद्र से अलग स्थल होते हैं जहाँ पर हम मछलियों को पकड़ सकते हैं। मछली संवर्धन, इससे मत्स्य संवर्धन द्वारा मछलियाँ प्राप्त की जाती हैं। यह प्राय ताजे जल या समुद्र तट के निकट किया जाता है। अतः मत्स्य उत्पादन समुद्र तथा ताजे जल परिस्थितियों में किया जाता है। जो मछली संवर्धन होता है वो हम समुद्र से भी और जो ताज़ा जल होता है उनसे दोनों में यूज़ किया जा सकता है। उसके द्वारा हम दोनों जगह पर ही मछलियों का उत्पादन या उनका
जो उन्हें पकड़ना है वो क्रिया कर सकते हैं। मछली संवर्धन, केवल एक प्रकार की मछली से उत्पादन बहुत अच्छा नहीं होता तथा संवर्धन हेतु उच्च लागत की आवश्यकता होती है। मिश्रित मछली संवर्धन में एक ही तालाब में 5 या 6 मछलियों की ऐसी प्रजाति का उपयोग किया जाता है जिनके आहार के लिए प्रतिस्पर्धा न हो तथा उनके आहार भिन्न भिन्न हो। ठीक है, तो देखिए मछली उत्पादन के लिए हम क्या करते हैं कि एक ही जो मिश्रित में संवर्धन होता है उसमें एक ही कम से कम एक ही तालाब में एक ही जगह पर क्या होता है 5 से 6 जातियों की मछलियों को रखा जाता है जिससे कि उनका आहार अलग अलग हो। इसके परिणामस्वरूप तालाब के प्रत्येक भाग में उपलब्ध आहार का पूर्णतः उपयोग किया जाता है। इस प्रकार मछली के उत्पादन में वृद्धि हो जाती है, क्योंकि देखिए एक ही किस्म की मछली से कोई भी इतना उत्पादन या इतना लाभ हमें नहीं हो पाता है। मिश्रित मछली संवर्धन के निम्नलिखित कारक कौन कौन से हैं? स्थानीय आयातें दोनों प्रकार की मछलियाँ। नंबर 2, भिन्न खाद्य व्यवहार लाभदायक होते हैं। जो खाद्य पदार्थ होते हैं वो कैसे होते हैं? लाभदायक होते हैं, क्योंकि इसमें तालाब के संपूर्ण खाद्य पदार्थों का उपभोग भी हो जाता है। नंबर 3 देखिए, नंबर 3 उत्पादकता उच्च होती है क्योंकि भोजन के लिए कोई स्पर्धा नहीं होती। जैसे कटला मछली जल की सतह से अपना भोजन लेती है, राहू मछली तालाब के मध्य के क्षेत्र में अपना भोजन लेती है तथा मृगला तथा कॉमन कॉर्प तालाब की तली से भोजन लेती हैं और ग्रासहोपर खरपतवार खाती है। ठीक है, देखिए उसके बाद है मिश्रित मछली संवर्धन के निम्नलिखित हानियाँ। देखिए इससे होता क्या, इससे हानियाँ किस किस प्रकार की होती हैं कि कई मछलियाँ क्या होती हैं केवल वर्षा ऋतु में प्रजनन करती हैं। यहाँ तक कि यदि मत्स्य डिम्ब देसी नस्ल से किया जाए तो अन्य जाति के डिम्बों के साथ साथ मिल सकते हैं। अतः मछली प्रबंधन के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले डिम्बों की अनुपलब्धता एक गंभीर समस्या होती है, क्योंकि अच्छी गुणवत्ता का डिम्बो नहीं मिलते हैं तो मछलियों का उत्पादन नहीं हो सकता है, न ही उनकी वृद्धि की जा सकती है। इस समस्या के समाधान के लिए ऐसी विधियाँ खोजी जा रही हैं कि तालाब में मछलियों का संवर्धन हार्मोन्स के उपयोग के द्वारा किया जा सके। ऐसी अच्छी मात्रा में शुद्ध मछली के डिम्ब भी प्राप्त होते रहेंगे। ठीक है बच्चों, उसके बाद बात करते हैं हम मधुमक्खी पालन। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। देखिए मधु या शहद का सर्वत्र उपयोग किया जाता है, अतः इसके लिए मधुमक्खी का उद्गम एक कृषि उद्योग बन गया है और इसे मधुमक्खी पालन भी कहते हैं। जब मधुमक्खियों को देखिए उनका शहद हमें प्राप्त होता है तो उसे पालना भी एक ऐसा कृषि उद्योग बन चुका है जिसे पालना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है और इसे हम मधुमक्खी पालन कहते हैं। यह शहद एवं मोम प्राप्ति हेतु मधुमक्खियों का पालन, देखभाल व उचित प्रबंधन है, क्योंकि मधुमक्खियों से हमें शहद और मोम दोनों की प्राप्ति होती है। व्यावसायिक स्तर पर शहद के उत्पादन हेतु मधुवाटिका या मधुमक्खी फार्म बनाए जाते हैं। मधुवाटिका मधुमक्खी फार्म जहाँ पर इनको उगाया जाता है या जहाँ पर इनका उत्पादन किया जाता है या जहाँ पर मधुमक्खी का हम पालन कह सकते हैं। मधुमक्खी पालन के देखिए लाभ क्या क्या होते हैं। इसके लिए कम लागत की आवश्यकता होती है। नंबर 2, इसके अनेक प्रकार के उत्पाद जैसे शहद, खाने अन्य उत्पाद बनाने में, मोम, औषधीय सौंदर्य संदर्भ में या मधुमक्खी विष आदि प्राप्त होते हैं। शहद में लेवलेज, डेक्ट्रोज व माल्टोज होते हैं। ठीक है। नंबर 3, यह किसानों के लिए आय का एक अतिरिक्त स्रोत है कि किसान खेती के साथ साथ इसे भी आसानी से कर सकते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं होता है। नंबर 4, यह परागण द्वारा फसल के उत्पादन को बढ़ाने में सहायक होता है। यह परागण द्वारा फसल के उत्पादन को बढ़ाने में सहायक होता है। देखिए व्यावसायिक स्तर पर मधुमक्खी के प्रयुक्त मधुमक्खी किस्में कौन कौन सी होती हैं। एपिस सेरेना इंडिका भारतीय मधुमक्खी है, एपिस डेरसेटा सैल मधुमक्खी, एपिस फ्लोरी लिटिल मधुमक्खी और एपिस मेलिफेरा इटली की मधुमक्खी। उपयुक्त मधुमक्खियों में से एपिस मेलिफेरा को व्यावसायिक स्तर पर शहद के उत्पादन के लिए इटली से लाया गया है। ठीक है, जो हमारे पास कौन सी मछली है, एपिस मेलिफेरा जो है इसे इटली से हमें लाया गया है उत्पादन बढ़ाने के लिए, शहद का उत्पादन बढ़ाने के लिए। मधु की गुणवत्ता देखिए क्या होती है। मधु की कीमत अथवा गुणवत्ता मधुमक्खी की चरगाह अर्थात उनको मधु एकत्र करने के लिए उपलब्ध फूलों पर निर्भर करती है। क्योंकि मधु जो हमारे पास मधुमक्खियाँ होती हैं उनको जो शहद बनाने की जो उनकी गुणवत्ता होती है उन्हें कहाँ से प्राप्त होती है, वो उन्हें उपलब्ध फूलों पर निर्भर करती है। मधु का स्वाद देखिए, चारागाह की पर्याप्त उपलब्धता के अतिरिक्त फूलों की किस्में मधु के स्वाद को निर्धारित करती हैं। जितना देखिए फूल में देखिए आपने देखा होगा फूलों में अलग अलग प्रकार की सुगंध होती है, तो जिनमें सुगंध ज़्यादा होती है या जो मधुओं को ज़्यादा पसंद आ जाते हैं, ठीक है, जिनसे वो अधिक से अधिक रस प्राप्त कर सकती है और उसे शहद में कन्वर्ट कर सकती है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, वही उनकी गुणवत्ता पर निर्भर करता है। ठीक है, और वही उनके स्वाद पर निर्भर करता है।
देखिए एक नोट यहाँ पर दिया हुआ, इटालियन मधुमक्खी के लाभ क्या क्या होते हैं जिसको शहद की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए लाया गया है। इनकी मधु एकत्रित करने की क्षमता बहुत अधिक होती है, ये बहुत अधिक तेज़ी से मधु इकट्ठा कर देती है, ये डंक कम मारती हैं और वे निर्धारित छत्ते में काफ़ी समय तक रहती हैं और प्रजनन तीव्रता से करती हैं। देखिए प्रजनन तीव्रता से करेंगी तो जनसंख्या वृद्धि होगी और मधु एकत्रित करने की क्षमता होगी तो हमें शहद अधिक प्राप्त होगा, और डंक कम मारेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, इनका पालना भी हमें आसान हो जाता है। ठीक है बच्चों, आज देखिए ये बुक हमारी कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद देखिए नीचे कुछ चेक पॉइंट दिए हुए हैं, ये आपको बच्चों अपनी रफ कॉपी में कंप्लीट करने हैं। ठीक है, अब कल से बच्चों हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे। अगर इसमें किसी बच्चों को कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट करें। थैंक यू।